हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है एकदम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड या फिर होलो। मतलब एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो होलो हो या फिर वो सॉलिड हो, यानी कि अंदर से वो खोखला हो या फिर अंदर से वो सॉलिड हो। वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैंने जो है वो यहाँ पे एक नोट लिखा है। वो नोट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि ऑल द चार्जेस रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब आपके पास एक कोई भी सॉलिड आपके पास कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर होलो हो। जैसे ही आप उसको कोई भी चार्ज देंगे तो सारा चार्ज जो है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वो उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो ये खास बात होती है एक कंडक्टिंग स्फीयर की, कि जैसे ही आप उसको कोई भी चार्ज क्यू देंगे तो वो क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके आउटर सरफेस पे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की चीजों को देखेंगे। ठीक है। तो यहां पर मैंने केस फर्स्ट लिया है। केस फर्स्ट यानी कि इनसाइड व्हेन स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। मतलब उस सॉलिड या फिर होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा वो हम आज यहाँ पे निकालेंगे। ठीक। ये यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं। यहाँ मैंने एक सॉलिड सॉलिड मान लीजिए, चाहे होलो आप इसको कह लीजिए, एक स्फीयर जो है मैंने ड्रॉ करा है। और जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया, जैसे ही मैंने इसको मान लीजिए क्यू चार्ज दिया, तो ये पूरा चार्ज जो है वो इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। और ये जो हमारा स्फीयर था उसका रेडियस था कैपिटल आर। अब इसके अंदर जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको निकालने के लिए हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है। क्योंकि ये स्फेरिकल है इसलिए इसका जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा वो भी स्फेरिकल बनेगा। तो आप देखना इसके अंदर ये स्मॉल आर रेडियस का मैंने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है। ठीक। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इस पूरे स्फेयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। वो हमने यहाँ पर सिग्मा माना है उसको। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमने फाई का फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या आप उसको लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा, जहां पर थीटा जो है वो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में हमारे पास एंगल होता है। ठीक। और गॉस लॉ से हम यहाँ पे साथ में ये भी लिख सकते हैं कि फाई जो है वो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा चार्ज जो है वो बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अंदर तो चार्ज भैया बचा ही नहीं। अब अंदर अगर चार्ज नहीं बचा तो क्यू इनसाइड क्या आएगा? क्यू इनसाइड तो जीरो आएगा। तो यहां पर हमने क्यू इनसाइड को जीरो कर दिया। क्यू इनसाइड को जीरो करने से ये पूरा टर्म जीरो हो गया। इस पूरे टर्म के जीरो होने की वजह से हमारा जो फाई था, जो हमारा नेट फ्लक्स था, वो क्या हो गया? वो जीरो हो गया। ठीक है। और जैसे ही नेट फ्लक्स जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? वहां से निकलने वाला वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब कोई भी आप कंडक्टिंग स्फीयर लो, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ये बात जो है वो ध्यान रखने वाली है। ये सेकंड लेते हैं हम आउटसाइड का केस। मतलब अगर हमको उस स्फीयर से आर डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तब क्या होगा? तो इसके लिए वही स्फीयर मैंने एज्यूम किया है, सॉलिड या होलो कुछ भी। और हमको अब क्या करना है कि किसी एक पॉइंट है हमारे पास जो कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस है बाहर की साइड। ठीक है। इसका रेडियस हो गया हमारे पास कैपिटल आर। और अब की बार हमने क्या करा है, उस पॉइंट से जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां जो है हमने एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल एज्यूम किया है, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, क्योंकि उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या था सेंटर से? स्मॉल आर। ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से कहां निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर। ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया डीए के लिए अगर हम बात करें तो वो डीए का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी होगा। यहाँ का डीए का डायरेक्शन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहाँ का डीए का डायरेक्शन इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहाँ का सब जगह का जो डीए का डायरेक्शन होगा, डीए वेक्टर का, एरिया वेक्टर का, एलिमेंटल एरिया वेक्टर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। ठीक। मतलब हम लिखते थे फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि ई डी ए कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंटल एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, इसलिए एंगल क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कोस जीरो डिग्री। फाई हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड
वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, dA का। और सरफेस के अगर आप एरिया की बात करें, स्फीयर के एरिया की अगर बात करें, तो वो होता है हमारे पास 4πr²। यहाँ पर r जो है वो उसका रेडियस होता है। तो अगर इस गॉसियन सरफेस का हम एरिया निकाले तो वो क्या हो जाएगा, 4πr²। ठीक है, E मल्टीप्लाई बाय 4πr², जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारा गॉस लॉ। ठीक, गॉस लॉ क्या होता है, वही फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पर हमने चार्ज क्या दिया था, इसको प्लस क्यू, ये हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया था। तो क्यू इनसाइड की जगह पूरा चार्ज अब की बार यहाँ पर गॉसियन सरफेस की चपेट में आ जाएगा। तो क्यू इनसाइड क्या होगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया E.4πr² इज इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4π को जैसे ही आप इस एप्सिलॉन नॉट के पास लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो 4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, 1/4π एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के। तो हमारे पास फाइनली निकल के आ जाएगा E इज इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, तो इनसाइड क्या हुआ 0, आउटसाइड क्या हुआ KQ/R²। ठीक, अब हम देखते हैं E वर्सेस R का ग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो हमने डिस्टेंस लिया था इसके सेंटर से, उसके बीच में कैसा जो है वो कर्व यहाँ पे प्लॉट होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिया है स्मॉल r, और वाई पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिया है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके r इज इक्वल टू 0 पॉइंट की, यानी कि सेंटर की अगर हम बात करें, तो सेंटर पर क्या होगा, इनसाइड क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो सेंटर पे भी 0 हो गया। और जैसे ही हम सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस की तरफ चलेंगे, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R की ओर अगर हम चलेंगे, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, E इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जैसे ही हम इसके रेडियस को क्रॉस करेंगे, यानी कि आउटसाइड हम इस स्फीयर के जाएंगे, तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, या आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। मतलब जैसे जैसे हम r का वैल्यू बढ़ाएंगे, E का वैल्यू हमारे पास कम होता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं E का वैल्यू जो है वो r बढ़ाते बढ़ाते हमारे पास यहाँ पे कम होता जा रहा है इन केस ऑफ आउटसाइड। ठीक, तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है कंडक्टिंग स्फीयर का मामला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।